हम लोग चैप्टर 2 कर रहे हैं, जिसमें हमने कहा कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट ग्रोथ इन इंडिया, कि 1947 में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हमें किस तरह से हमने अपनी इकोनॉमी को स्टार्ट किया। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमी ली थी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। इतनी बड़ी और कंट्री के लिए हमें सिर्फ हम ना तो इकोनॉमिक प्लानिंग पे बेस्ड रह सकते थे और ना ही हम प्रॉफिट मोटिव पे काम कर सकते थे। पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी। तो उन सब को देखते हुए हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन बनाया गया, और प्लानिंग कमीशन ने कुछ प्लान्स को फ्रेम किया, जो 5 ईयर प्लान्स का सिस्टम हमने लिया। 5 ईयर प्लान्स के साथ साथ बीच में कुछ एनुअल प्लान्स भी आए थे। हर 5 ईयर प्लान के अपने कुछ ऑब्जेक्टिव रहे, एनुअल प्लान्स के अपने कुछ ऑब्जेक्टिव रहे, कुछ पर्सपेक्टिव प्लान्स भी रहे, जिन्हें हम 20 ईयर्स के प्लान कहते हैं। मीन्स एक बड़ा प्लान, उसके अंदर छोटे प्लान, उसके और छोटे प्लान। तो इस तरह से हर प्लानिंग का कोई एक मेजर ऑब्जेक्टिव रहा। बट ये जो 4 हमारे पास गोल्स हैं, ये हमारे कॉमन गोल्स थे फॉर ऑल द 5 ईयर प्लान्स, कि भाई ये गोल्स तो हमें ऑल द टाइम अपने दिमाग में रखने ही हैं, ये गोल्स हमें अचीव करने ही हैं। क्या थे? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। तो ये 4 थे। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो ग्रोथ क्या है? देखो, ग्रोथ का मतलब है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन तो क्वांटिटी की फॉर्म में हो गया। एक होता है प्रोडक्टिव कैपेसिटी, ठीक है ना? लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कितना जा रहा है। जीडीपी, जीडीपी यानी कि जो हमारा वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोड्यूस किया है, वो जीडीपी किस कंटेक्स्ट में जा रही है। तो जीडीपी हमारी एट मार्केट वैल्यू, नेशनल इनकम हमने पढ़ा है ना, तो जीडीपी एट मार्केट वैल्यू, इसके बारे में ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हमारा ये कितना ग्रो कर रहा है ड्यूरिंग द ईयर। तो इसका मतलब अगर जीडीपी ग्रो कर रहा है तो इससे क्या पता लग रहा है कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है। ऑल्दो हमने नेशनल इनकम में पढ़ा है कि दिस इज नॉट द राइट इंडिकेटर, ट्रू इंडिकेटर फॉर वेलफेयर ऑफ एन इकोनॉमी, बट ऐसा नहीं है ना कि बिल्कुल भी नहीं बता रहा, कुछ तो बता ही रहा है। तो जीडीपी हम इसके लिए कह सकते हैं कि जीडीपी हो गया, ठीक है। स्ट्रक्चरल कंपोजिशन, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन कितना है और उसका जीडीपी में कितना कितना कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना कितना आ रहा है। मतलब हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हम एग्रीकल्चरल पे बेस्ड हैं तो हमारा एग्रीकल्चरल पे बेस्ड होने की वजह से हम पिछड़े हुए हैं। एग्रीकल्चरल भी तो आपकी टेक्नोलॉजी के साथ अच्छी हो सकती है। तो वो जो एग्रीकल्चरल हमारी टेक्नोलॉजी के साथ अच्छी हो रही है, या हमारा सर्विस सेक्टर कितना ग्रो कर रहा है, तो हमारा टोटल हर सेक्टर, हमारा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, यानी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर कितना कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे कि अगर हम आज की डेट में देखते हैं तो आज की डेट में हमारा एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा एग्रीकल्चरल बहुत ज़्यादा कर रहा था, जबकि अब हमारा जो प्रेजेंट केस में हमारा एग्रीकल्चर तो कर रहा है लेकिन सर्विस सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। उस टाइम पे भी यही था कि उस टाइम पे एग्रीकल्चरल बहुत ज़्यादा था, मैन्युफैक्चरिंग का काफ़ी कम था, बट सर्विस का बेटर था। तो अगर हम बात करते हैं कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस तो हमारा एग्रीकल्चरल बहुत ज़्यादा था। 1950 में हमने पढ़ा भी था कि धीरे धीरे क्या हुआ था कि सर्विस सेक्टर हमारा ग्रो करने लग गया था कुछ स्टेट्स में, जबकि पंजाब, राजस्थान, इनमें एग्रीकल्चरल ही ज़्यादा काम कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे स्ट्रक्चरल कंपोजिशन हमारा इस तरह से ग्रो हुआ कि हमारा सर्विस सेक्टर ज़्यादा ग्रो कर गया। सर्विस सेक्टर के ग्रो करने से किसी भी इकोनॉमी को हमेशा ज़्यादा बेनिफिट होता है। क्यों होता है ऐसा कि सर्विस सेक्टर के में ग्रो होने से ज़्यादा बेनिफिट होता है? मैम, क्योंकि सर्विस सेक्टर दोनों सेक्टर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो उनकी उसकी डेवलपमेंट से उन दोनों पे भी इफेक्ट होता है।
बिल्कुल बढ़िया, क्योंकि सर्विस सेक्टर दोनों सेक्टर्स को ग्रो करवाता है अपने साथ। जब एग्रीकल्चरल सेक्टर प्रमोट हो रहा है तो सिर्फ एग्रीकल्चरल ही होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही होता है, वो अपने अपने सेक्टर को ग्रो करते हैं। सर्विस सेक्टर ग्रो होता है ना तो बाकी दोनों सेक्टर ग्रो करते हैं, इसलिए सर्विस सेक्टर ग्रो करना हमेशा किसी भी इकोनॉमी के लिए ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, फिर आता है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन से आप क्या समझते हो? गुड टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी और चेंज इन सोशल आउटलुक। सोशल आउटलुक चेंज होना बहुत ज़रूरी है। ये सोशल आउटलुक चेंज होना ज़रूरी है कि आपको अगर दो लोग टैलेंटेड हैं तो उनके टैलेंट को देखना ज़रूरी है, जेंडर को देखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते, जैसे मैं तुम्हें एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ, मतलब अगर तुम अभी तो तुम बच्चे हो, तुम अभी 12th के बाद जब बाहर जाओगे तो जनरली क्या होता है, हमारे यहाँ पे लड़कों को ये चीज़ें बचपन से, उसमें लड़कों की कोई गलती नहीं मैं कह रही हूँ, बचपन से लेकिन उन्हें सिखाया जाता है अगर दोनों भाई बहन जा रहे हैं कहीं पे तो हमेशा भाई पैसे देगा, तो वो लड़कों को भी होता है कि हम ही देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम भाई हैं, ना तुम कमाते हो ना वो कमाती है, तुम भी अपने पिताजी माताजी के पैसे दे रहे हो, वो भी अपने पिताजी माताजी के पैसे दे रहे हो, तुम रईस किस बात के हो गए? ठीक है, और ये चीज़ आगे चल के जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, कुछ करते हो, तो आपको लगता है कि हम बिल दे दें अपने फ्रेंड्स के साथ, जबकि क्या होना चाहिए, स्प्लिट होने चाहिए ना पैसे। अगर आपके साथ आपकी कोई फीमेल फ्रेंड है, मैं ये नहीं कह रही कि गर्लफ्रेंड है या नहीं है, दैट डजंट मैटर, नॉर्मल एक फीमेल फ्रेंड भी होती है, आप और आपके एक फीमेल फ्रेंड बाहर गए हो तो आपको लगता है बीइंग बॉय आई शुड पे द बिल, व्हाई यू शुड पे द बिल। हमेशा इक्वल स्प्लिट होना चाहिए। ऐसे ही अगर किसी जॉब इंटरव्यू पे कोई जा रहा है, उसमें दोनों में इक्वल टैलेंट है, लेकिन उसमें एक है बीइंग फीमेल, आपके ऊपर तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, यू आर मैरिड, यस आई एम मैरिड, ओ तो आपके ऊपर तो फिर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी घर की, तो आप कैसे जॉब पे हमारे को जस्टिफाई करोगे? मेल को कर देंगे, क्योंकि मेल के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये जो सोशल आउटलुक है ये चेंज होना बहुत ज़रूरी है, और ये अभी तक भी हमारे यहाँ हुआ नहीं है। अभी भी हम लोगों में सब यही कहते हैं कि इफ़ द मेल पर्सन इज़ डूइंग जॉब, दैट पर्सन इज़ डूइंग जॉब ओनली, उसके ऊपर सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन फीमेल्स के ऊपर अगर वो जॉब करते हैं तो दिस इज़ देयर चॉइस टू डू अ जॉब। हमें थोड़ा कहा है, हमें तुम्हारी कमाई थोड़ा चाहिए, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें फाइनेंशियली स्टेबल होना है, तुम्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फीमेल्स की ही है उतनी ही। मतलब हम ये कहते हैं कि उनकी दोहरी जॉब है, उन्हें घर भी संभालना है, उन्हें जॉब भी संभालनी है। अभी की जो जनरेशन नई आई है उसमें काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, दोनों मिलके जॉब करते हैं, दोनों मिलके कमाते हैं, दोनों मिलके हाउस होल्ड थिंग्स भी संभालते हैं। तो इसमें जो हमारी जनरेशन के लोग हैं उसमें भी काफ़ी लोगों को कुछ अजीब लगता है, और हमसे बड़ी जनरेशन को तो और भी बुरा लगता है। बट इसमें बुरा क्या है? नहीं होना चाहिए ना कुछ बुरा। तो इसलिए ये जो हमारा मॉडर्न आउटलुक में चेंज नहीं आया है, हम अभी भी ये मान के चलते हैं कि विमेन आर सपोज टू सिट एट होम एंड टेक केयर ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें बैलेंस बना के रखना है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं मॉडर्नाइजेशन इज नॉट ओनली विद द हाई टेक्नोलॉजी, इट इज़ विद अ चेंज इन सोशल आउटलुक ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि सीट का रिजर्वेशन कर दिया फीमेल्स के लिए मेट्रो में या बस में। इक्वालिटी का मतलब ये है कि अगर दे हैव टैलेंट तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, उनको वो इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ये मॉडर्नाइजेशन है, ये हमारे लिए गोल था, क्योंकि आज की डेट में तो तुम्हारी सराउंडिंग में फिर भी ऐसा है कि हाँ मिलती हैं, बहुत बच्चों की मम्मी कार भी ड्राइव करती हैं, सब करती हैं, लेकिन उस समय में ऐसा नहीं था। तो वो चेंज लाना बहुत ज़रूरी था, जो काफ़ी हद तक अभी आया भी है और कुछ नहीं भी आया, अभी आना बाकी है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज सेल्फ रिलायंस। क्या होता है सेल्फ रिलायंस? अवॉइड इम्पोर्ट्स
हाँ, अवेलेबिलिटी ऑफ, ये टर्म्स मत बोला कर। सफिशिएंट रिसोर्सेज एट होम कंट्री, ठीक है। Growth and modernization by own resources. बाय ओन रिसोर्सेज, ठीक है ना, ओन रिसोर्सेज। तो हमारे जो फर्स्ट 7 5-year प्लान्स थे, फर्स्ट 7 5-year प्लान्स, उसमें हमने मोर एम्फेसाइज किया था। हमने उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया Promotion of ये entrepreneurship and craftsmanship, localized production. प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। बेसिकली जो आज मोदी जी की गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत का नारा लगा रही है, वो आत्मनिर्भर भारत को उस समय, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो उन्होंने सेल्फ रिलायंस का नाम दिया था, अब वो सेल्फ रिलायंस का नाम दे नहीं सकते तो उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का नाम दे दिया, स्किल डेवलपमेंट का नाम दे दिया। बेसिकली ये हमारी इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी है, इसको हम इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी भी कहते हैं। इनवर्ड लुकिंग मतलब अपने ही होम कंट्री में मैक्सिमम रिसोर्सेज को अवेलेबल कराना, ठीक है। और लास्ट है इक्विटी। व्हाट इज इक्विटी? देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंशिएट, नो डिस्टिंग्विश, on the basis of caste, gender, religion, रेस, कलर, किसी भी बेसिस पे कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जितने भी लोग हैं अवेलेबल हमारी इकोनॉमी में, दे ऑल मस्ट गेट बेसिक लिविंग अमेनिटीज। उनको उनकी लिविंग अमेनिटीज में बेसिक थिंग्स तो मिलनी ही चाहिए, ठीक है। मतलब एक डिसेंट हाउस, एक एजुकेशन, हेल्थ केयर, डिसेंट हाउस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब तो उनको मिलना ही चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। तो ये तो उनको मिलना ही चाहिए। तो ये हमारे 4 गोल्स हैं जो कि अचीव हमने करने थे, जो ऑल ओवर 5-year प्लान हमें दिए गए, ठीक है। अब आगे प्रोसीड करने से पहले थोड़े से फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि जो ये पूरा हमारा प्लानिंग सिस्टम था, ये पूरा प्लानिंग सिस्टम हमारा 5-year प्लान्स का सिस्टम 1951 में स्टार्ट हुआ था। 1950 में 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन बनाया गया। प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन वॉज ऑलवेज जो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे, जो भी इंडिया के पीएम होंगे, वो हमेशा प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन रहे हैं। तो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन वॉज जवाहरलाल नेहरू जी। तो वो ही हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे और वो ही इसके चेयरमैन रहे थे, ठीक है। तो 1950 में एक कमीशन बना, 1951 में हमारी स्टार्ट हुई और प्लान हमारा लास्ट होने को तो 2017 को ये एंड हुआ। लेकिन ये जो 12th 5-year प्लान चल रहा था इस समय पे, तो ये जो 12th 5-year प्लान था, ये बीच में ही 2014 में ही डिसॉल्व कर दिया प्लानिंग कमीशन, उसको रिप्लेस कर लिया नीति आयोग ने, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसने ट्रांसफॉर्म करके प्लानिंग कमीशन को बीच में से ही ख़त्म कर दिया और नीति आयोग ने उसको रिप्लेस कर लिया। अब जब तक प्लानिंग कमीशन रहा तब तक उस प्लानिंग कमीशन का जो ब्लूप्रिंट था, वो ब्लूप्रिंट किसने दिया था? अगर हमसे बोला जाए कि हु वाज द फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग, तो
सर एम विश्वेश्वरैया। सर एम विश्वेश्वरैया ने ये ब्लूप्रिंट दिया। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे कि विश्वेश्वरैया जी का नाम एनसीईआरटी में नहीं है बट ये आ जाता है, तो कुछ एक चीज़ें एक दो ऐसी हैं जो कि एक्स्ट्रा आ जाती हैं, अभी नहीं आती तो सीयूटी के एग्जाम में तो आई जाती हैं। और बेसिक क्योंकि हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इनके बेसिक फैक्ट्स हमें पता होने बहुत ज़रूरी हैं, वरना ऐसा लगता है ना कि अधूरा सा ज्ञान है। तो अपने ज्ञान को कंप्लीट करो। हम बहुत डीप में नहीं जा रहे बट ये बेसिक थिंग्स आपको पता रहनी चाहिए कि सर एम विश्वेश्वरैया फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग थे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जब बना 1951 से 1956 तक का, ये प्लान पूरी तरह से फेल हो गया था, कंप्लीटली फेल था। फिर समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़, टेक्निकल फॉल्ट आई है। फिर हमारे आर्किटेक्ट आए, ये स्टैटिस्टिशियन थे पीसी महालानोबिस, प्रसन्ना चंद्रा महालानोबिस। तो पीसी महालानोबिस एक स्टैटिस्टिशियन रहे हैं। ऑल्दो एनसीईआरटी की बुक में आप लोगों को इनके लिए पूरा एक पेज दिया हुआ है कि उन्होंने क्या पढ़ाई की, कहाँ से क्या डिग्री ली, उन्होंने कैसे डेवलप किया, एवरीथिंग। तो फॉर योर नॉलेज, दैट इज़ फॉर योर नॉलेज, दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली कम अंडर योर एग्जाम। कभी नहीं आता इतना बड़ा पेज आपको आउट ऑफ नॉलेज कंटेंट। वही मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको नॉलेज के लिए बताई दी जाती हैं, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिए कुछ बातें हैं कि स्टैटिस्टिशियन थे वो ओरिजिनली 1893 कैलकाटा में उनका बर्थ हुआ था। उन्होंने काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन सेटअप की स्टैटिस्टिक्स के रिसर्च के लिए भी, उन्होंने काफ़ी सारे रिसर्चेस की, काफ़ी सारी थ्योरीज निकाली और उन्होंने फिर इंडियन प्लानिंग को एक न्यू शेप दी। और उस शेप को देने की वजह से उन्हें कहते हैं आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। और फिर सेकेंड 5 ईयर प्लान जब स्टार्ट हुआ, बेसिकली हमारे 5 ईयर प्लान्स का जो ओरिजिनल वर्क है दैट स्टार्टेड फ्रॉम 1956, जब सेकेंड 5 ईयर प्लान हमारा आया तब से एक्चुअली में 5 ईयर प्लान्स हमारे एग्जीक्यूट होने स्टार्ट हुए थे ढंग से। पहला तो फेल हो गया था, तो वो तो कोई बात नहीं, पहला तो अब इतना सारी बड़ी कंट्री है तो थोड़ा तो ज़रूरी ना कि फर्स्ट अटैम्प्ट में सारी सक्सेस मिल जाए, कहीं तो चीज़ें गड़बड़ होती हैं, तो वो हो गई थी। तो उसके बाद 5 ईयर प्लान्स 100% अचीवमेंट कभी किसी 5 ईयर प्लान में नहीं आया, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक किसी में ज़्यादा किसी में कम कुछ अचीवमेंट्स हर 5 ईयर प्लान्स में आई हैं। उस समय के जो इंडियन स्टेट थी, आप आज उससे तो बेटर पोजीशन में इसीलिए हो कि डेवलपमेंट तो हुई है, ऐसा तो नहीं है कि डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हुई है। ठीक है, प्रेजेंट कंडीशन में एक एस्पेक्ट है खराब वाला भी कि ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, बट ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा भी है। इसीलिए है क्योंकि हर 5 ईयर प्लान ने कुछ तो बेटर किया ही था। ठीक है, तो ये आपके कुछ फैक्ट्स थे जो आपको पता होने चाहिए। देखो, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर किया था कि एग्रीकल्चरल, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल, हर सेक्टर के बारे में अलग अलग हमने बात की थी, उसी तरह से अब भी हम एक एक सेक्टर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम एग्रीकल्चरल के बारे में बात करेंगे। एंड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चरल स्टेट में क्या था, क्या सिस्टम था एग्रीकल्चरल में मेजर? ज़मींदारी। क्या प्रॉब्लम थी ज़मींदारी सिस्टम की? उनका जो टैक्सेस लगते थे वो टैक्सेस काफ़ी हाई टैक्सेस होते थे, तो उनकी वजह से उनके पास कुछ अपने लिए बचता ही नहीं था। और ज़मींदार जो हैं वो मेंटल टॉर्चर, फिज़िकल टॉर्चर, फाइनेंशियल टॉर्चर सभी कुछ काफ़ी ज़्यादा होता था। तो सबसे पहले तो उन्होंने उसको हटाया। उन्होंने कहा पहले तो ये ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म करो। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इसे ख़त्म करो क्योंकि अगर इससे ये रहेगा तो ये हमेशा एक्सप्लॉइट ही करते रहेंगे। और उसमें उन्होंने क्या किया कि फिर जिनके ज़मीनें थीं तो जो काम कर रहे हैं एक्चुअली में उन्हीं के नाम पे ज़मीनें कर दी गवर्नमेंट ने, और उनके एक फ़िक्स कर दिया कि भाई इससे ज़्यादा ज़मीन किसी को नहीं मिलेगी, यानी कि लैंड सीलिंग कर दी। अब उसमें भी एक लूप होल इस तरह से ज़मींदार ने पकड़ लिया था क्योंकि किसान तो काफ़ी सारे इलिटरेटिव, आज के मॉडर्न फार्मर्स हैं, मास्टर्स इन एग्रीकल्चरल होने लग गया है, तो आजकल तो मॉडर्न फार्मिंग करने लग गए हैं, बहुत मतलब फार्मिंग एज अ करियर ऑप्ट करने लग गए हैं यंग स्टूडेंट्स। बट उस समय के जो किसान थे वो एक्चुअली में, वो जो कहानियों में पढ़ते ना, एक गरीब दुखियारा किसान, वो एक्चुअली में गरीब दुखियारा किसान ही था जो पढ़ा लिखा नहीं होता था, तो उसे पता ही नहीं होता था। ज़मींदारों ने क्या किया, ज़मींदारों ने उस लूपहोल का फ़ायदा उठाया और अपने ही रिश्तेदारों और जो गरीब किसान होते थे उनके नाम ज़मीन ले ली, और उन्हें पता भी नहीं कि हम जिस ज़मीन पे काम कर रहे हैं वो हमारी ज़मीन है।
और वो उनको थोड़ा बहुत दे देते थे, उनके रोटी खाने पाने का खर्चा, और बाकी सब अपने पास रखते थे अलग अलग नाम से, क्योंकि एक लाइन सीलिंग लगा दी ना तो अलग अलग नाम से उन्होंने ज़मीनें ले ली, तो ये एक प्रॉब्लम आई। लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ चीज़ें बेटर भी हुई ज़मींदारी सिस्टम हटाने से, ठीक है। कुछ लैंड रिफॉर्म्स भी आए, तो इनकी वजह से हमारी जो ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग थी वो चेंज तो हुई, ये सारी प्रॉब्लम्स जो थी उसका सोल्यूशन उन्होंने निकाला। ये बात और है कि उसका पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाया जो राइट पीपल हैं उन तक, ठीक है। तो अब सबसे पहले अगर हम एग्रीकल्चरल की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, द पॉलिसी ऑफ, राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट, द पॉलिसी ऑफ लैंड टू द टिलर was implemented to abolish intermediaries, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, the low productivity of the agricultural sector forced India to import food from the United States of America. ठीक है, अमेरिका से हमें इंपोर्ट करना पड़ता था क्योंकि हम एग्रीकल्चरल स्टेट हैं, 80% हमारी लैंड एग्रीकल्चरल पर बेस्ड है, उसके बावजूद हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। सोचो कितनी खराब बात है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बाय मेकिंग the tillers the owner of the land, next point, by making the tillers comma the owner of the land, they get incentive for improvement in output, to improvement in output, full stop. Next point, government also provided them sufficient capital for land holding, मतलब उन्होंने लैंड होल्डिंग के लिए उन्हें कैपिटल भी फिक्स कराई for land holding. ठीक है, ये जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं सारे, ये हमारे पॉइंट्स हैं लैंड रिफॉर्म्स के। तो लिख लो, ऑल द नोट लिख लो, ऑल द above points shows equity in agriculture, which is called land reforms that is changing ownership of land holdings. तो बेसिकली लैंड रिफॉर्म पहला क्या था, ये जो हमारा लैंड रिफॉर्म्स है, अगर हम लैंड रिफॉर्म्स की बात करें तो इसके लिए हम क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, क्या बताऊँ बेटा, ऑफ लैंड होल्डिंग्स, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, जमींदारी सिस्टम
रिमूव्ड, एक ही बात है ये सारा, ठीक है ना। चेंज इन ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स, प्रोवाइड कैपिटल। ये 4 पॉइंट्स हमारे लैंड रिफॉर्म्स में आ जाते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स की अगर बात करेंगे तो हमें ये 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो लिखने हैं, ठीक है ना। कौन से 4 पॉइंट्स हैं लिखने के लिए हमारे पास लैंड रिफॉर्म्स में? कि हमने इंटरमीडिएटरीज को अबॉलिश किया, जमींदारी सिस्टम को ख़त्म किया, ओनरशिप चेंज की लैंड होल्डिंग्स की, लैंड टू द टिलर दे दिया एंड प्रोवाइड कर दी उन्हें कैपिटल, ठीक है। लैंड सीलिंग, write down, it means fixing the maximum size of land. It means fixing the maximum size of land. It means fixing the maximum size of land which could be owned by an individual. Which could be owned by an individual. तुम लैंड रिफॉर्म्स में, लैंड सीलिंग भी लैंड रिफॉर्म्स का ही एक पार्ट थी, लैंड रिफॉर्म्स का ही एक पार्ट लैंड सीलिंग था। हम इसको लिख अलग से रहे हैं लेकिन ये भी लैंड रिफॉर्म्स ही थे। Which could be owned by an individual. क्या ऑब्जेक्टिव था इसका? नेक्स्ट लिखो, the objective of land sealing was, the objective of land sealing was to reduce the concentration of land ownership, to reduce the concentration of land ownership in few hands, in few hands. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, land reforms were successful in Kerala and West Bengal because these states had governments, these states have governments committed to the policy, committed to the policy of land to the tiller, of land to the tiller. तो नेक्स्ट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, क्या पता है? ग्रीन रेवोल्यूशन तो पहले पढ़ा हुआ है ना, क्या पढ़ा है तुमने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में? मैम जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लो था उस टाइम पे, तब ये जो मतलब कैपिटल गुड्स है, मशीनरी आई और HYV सीड्स इंट्रोड्यूस हुए जिन्होंने इंक्रीज किया था प्रोडक्शन में, फर्टिलाइजर्स वगैरह। तो फिर जो प्लांट्स थे वो अब डेड नहीं हो रहे थे क्लाइमेट चेंज की वजह से, ये हेल्प कर रहे थे फर्टिलाइजर्स, HYV सीड्स, हाइब्रिडाइजेशन हो रही थी क्रॉप्स में। वेरी गुड। और हमें फिर इससे नुकसान क्या हुआ था भाई? हर एक कॉन्सेप्ट का प्लस एंड माइनस होता है, तो हमें इससे नुकसान क्या हुआ था? सॉइल की फर्टिलिटी खराब हुई थी, पोल्यूशन भी हो रहा था, वाटर बढ़ गया। और पेस्ट अटैक्स काफ़ी ज़्यादा होने लग गए थे क्योंकि इम्यूनिटी हमारी वही जो कहा कि सॉइल फर्टिलिटी ख़राब होने से उसकी इम्यूनिटी वीक हो गई थी, तो पेस्ट अटैक काफ़ी ज़्यादा होने लग गए थे।
ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया था तो उस वजह से तब क्यों लाना पड़ा था, इसलिए लाना पड़ा क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले मैंने ऐसे अभी बताया कि हम लोग बेसिक अपने फूड ग्रेन्स के लिए भी अमेरिका पर बेस थे, और क्योंकि फिर हमारा बहुत सारे करेंसी आउटफ्लो में चली जाती थी और हमारे पास कम अमाउंट बचता था कि हम अपने रिसोर्सेज को कैसे फिर अपग्रेड करें, तो उसके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने लार्ज प्रोडक्शन की, मैसिव प्रोडक्शन की, इतनी की क्योंकि हमने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, हम क्या था मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम नहीं था, तो हमने उनका सिर्फ क्रॉपिंग सिस्टम को भी उन्होंने चेंज किया, क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज किया, उन्होंने फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स ये सब लगा के ज़्यादा प्रोडक्शन की, ठीक है। तो इतनी सारी प्रोडक्शन हुई, बट उसमें दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये थी कि हमें रेगुलर सप्लाई चाहिए वाटर की। अगर रेगुलर सप्लाई वाटर की नहीं मिलेगी तो वो, अब रेगुलर सप्लाई में इंडिया के पास अपने तो कोई रिसोर्स ज़्यादा थे नहीं, हम लोग हमेशा नेचर पे बेस्ड रहे हैं, तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम आई। फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या आई कि अगर करेक्ट प्रपोर्शन नहीं होगा, मतलब जितने भी वो इनपुट्स हैं उनका करेक्ट प्रपोर्शन नहीं जाएगा, तो उस करेक्ट प्रपोर्शन में नहीं जाने से कहीं भी कुछ कम ज़्यादा हुआ तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। तो अब उसके लिए फिर स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, अब हर किसान को तो उतनी नॉलेज नहीं होगी, तो ये भी एक प्रॉब्लम आई। तो ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज गुड, दो फेजेस में वो आया। फर्स्ट फेज आया मिड 1960s टू मिड 70s, तो ये आया पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये तीन स्टेज थे जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन का, और जितने भी वीट ग्रोइंग रीजन्स थे वहाँ सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ। लेकिन अब क्योंकि इतना लिमिटेड के लिए तो हम इतना कॉस्टली अफेयर नहीं करेंगे, मतलब HYV सीड्स वो कॉस्टली, तो इतना कॉस्टली हम तो नहीं सेटअप करेंगे, तो फिर उस पर दोबारा रिसर्च की गई। दोबारा रिसर्च करके फिर जब 1970s और 80s में सेकेंड फेज वो आया, तब वो लार्जर नंबर ऑफ स्टेट्स एंड लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स पर आ गया। अब सिस्टम तो अच्छा बन गया, ठीक है, सिस्टम अच्छा बनने में प्रॉब्लम नहीं आई। अब सिस्टम बनने के बाद क्या दिक्कतें आई, सिस्टम बनने के बाद ये दिक्कत आई कि क्योंकि किसानों को नॉलेज नहीं थी तो पेस्ट अटैक होने लग गया, ठीक है। फिर फ़ायदा क्या हुआ कि हमारे पास इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया कि सरप्लस स्टार्ट हो गया, जिसे हम कहते हैं कि सेल्फ सब्सिस्टेंस करने के बाद भी, यानी कि खुद के लिए पूरा कंजम्पशन रखने के बाद भी उन्होंने मार्केटेड सरप्लस, इसको हम एक टर्म देते हैं कि उस मार्केटेड सरप्लस को उन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा HYV सीड्स का बहुत बेनिफिट हुआ। अब इसमें पॉइंट्स लिखो आगे, ग्रीन रेवोल्यूशन में स्पेस छोड़ दो, पॉइंट्स लिखो। जब मैं बीच में 2 मिनट के लिए चली गई थी तो ये लिख चुकी थी ना, तो कॉपी क्यों नहीं किया, पता ही था लिखना है। मैंने लिख लिया वो ग्रीन रेवोल्यूशन के नीचे, फिर ये लिख दिया बस। हाँ, तो उसी के नीचे लास्ट में ही लिखना है। नेक्स्ट लिखो, ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन, even after resolving substantial amount of agriculture, for self-subsistence, farmers were able to
in the market a good portion of agricultural product which is called marketed surplus. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, a good proportion of the rice and wheat produced during the Green Revolution period wheat produced during the Green Revolution period. Next point, it also enabled the government to procure sufficient amount of food grains to build a stock which could be used in times of food shortage. ठीक है, इट इज कॉल्ड बफर स्टॉक कहते हैं इसे हम। अब बातें आती हैं कि हम अच्छी चीजें पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो इसकी लिमिटेशंस भी रही थी। तो लिखो, प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन पीरियड। क्या क्या प्रॉब्लम्स आई? प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन पीरियड। प्रॉब्लम्स, पहली प्रॉब्लम तो ये आई कि द प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स नहीं, ये मत लिखो, काट दो, ये रहने दो, ये काट दो, ये काटो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट प्रॉब्लम्स में फर्स्ट पॉइंट लिखो, it increases the disparity between small and big farmers. डिस्पैरिटी बिटवीन स्मॉल एंड बिग फार्मर्स। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कॉस्टली था, HYV सीड्स कॉस्टली हैं, उसके लिए प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज, प्रॉपर वाटर मैकेनिज्म, ये सब बिग फार्मर्स तो अफोर्ड कर पा रहे थे, तो वो तो और रिच होते गए। अब वो और रिच हो रहे हैं, वो ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी भी बेटर हो रही है, तो वो जो बेचारे स्मॉल फार्मर्स हैं जो यूज नहीं कर रहे, उनकी भी क्वालिटी भी डाउन जा रही है उनके कंपैरेटिवली, तो उनका जो गैप था वो और बढ़ गया। ठीक है, ऑल्दो इसके लिए इसी के नीचे लिख लो, ऑल्दो गवर्नमेंट ऑप्टेड अ प्लान फॉर, अब इस लिमिटेशन का गवर्नमेंट ने क्या किया? ऑल्दो गवर्नमेंट ऑप्टेड द प्लान फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस दी, एंड
availability of seeds, raw material, availability of seeds, raw material, etc. at subsidized rate. उन्होंने सब्सिडाइज्ड रेट पर जो पुअर फार्मर थे उन तक वो चीजें पहुंचाई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द HYV crops were more prone to the HYV crops were more prone to attack by pests ठीक है। अब इसके लिए क्या किया, द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड, इसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड रिसर्च सेंटर्स। इसी में ये जो पॉइंट आया कि पेस्ट अटैक हुआ, अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सोल्यूशन क्या निकाला, द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स टू फाइंड द सोल्यूशन। तो आपने दो लिमिटेशन लिखी है और दोनों लिमिटेशन को उन्होंने, मैंने बताया कि गवर्नमेंट ने दोनों लिमिटेशन को एड्रेस किया और उस एड्रेस को करने के बाद गवर्नमेंट ने उनको सब्सिडाइज्ड रेट पे दिया, उनको लोन्स अवेलेबल कराए बहुत ही लो इंटरेस्ट पे, ठीक है ना, स्मॉल फार्मर्स को उन्होंने ये सब कुछ दिया, इनपुट्स का एक्सेस दिया, उनको वो सारी फैसिलिटीज दी जिससे कि वो भी ग्रो कर सके। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें ठीक है जी, अब यहाँ पे ये तो आ गया कि उनको सब्सिडीज मिल रही है, लेकिन सब्सिडीज मिलने में भी अब प्रॉब्लम होने लग गई। सब्सिडीज, अब बिग फार्मर्स को तो प्रॉब्लम आएगी ना, बिग फार्मर्स ने इस पे प्रॉब्लम क्रिएट करी कि भाई क्यों दे रहे हो, क्योंकि इस पे डिबेट है। कुछ लोग ये कहते हैं कि सब्सिडीज देना सही है क्योंकि उससे स्मॉल फार्मर्स भी बड़े हो रहे हैं, लेकिन जो उसके अपोजिट साइड है वो कह रहे हैं कि हमसे ही तो टैक्सेस लेके उन्हें सब्सिडी दे रहे हो तो हमारा पैसा ही उन तक जा रहा है, वो हमारे कंपटीशन में खड़े हो रहे हैं। फिर एक तो ये प्रॉब्लम, दूसरी उनको ये लगा कि इससे तो आप अपनी जो फर्टिलाइजिंग इंडस्ट्री है उनको भी बिजनेस दे रहे हो ना, कि अगर उनको सब्सिडाइज रेट में मिलेंगे तो यानी कि मार्केट में डिमांड ज्यादा है तो सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी। तो वो ये कह रहे हैं कि आप तो उनको दे रहे हो, लेकिन उसको फिर पॉजिटिव वालों ने कहा कि तो अच्छी बात है ना, हमारी फर्टिलाइजिंग इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है। तो अगर हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू जस्टिफाइड लगेंगे। पॉइंट ये है कि सब्सिडीज, कभी भी जब ये क्वेश्चन आता है कि सब्सिडीज अच्छी हैं या बुरी हैं, व्हाट इज द डिबेट, तो आपको दोनों, जब एक क्रिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं तो क्रिटिसिज्म वाले क्वेश्चंस में जब आपको बोला गया क्रिटिकली एनालिसिस दैट डिबेट्स वर गुड और बैड, तो आप कभी भी तो कंप्लीटली गुड बोलोगे ना कंप्लीटली बैड बोलोगे। आपको बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर, बीच का आंसर देना है कि आप 2 पॉइंट्स गुड के बताओगे, 2 पॉइंट्स बैड के बताओगे, और फिर आप कहोगे कि सब्सिडीज आर ऑलवेज गुड फॉर growth of an economy because as in an Indian economy we more do on the economic welfare, we do more work for economic welfare, so cities are good but this should be reached to the right person at the right time। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको इक्विटी का गोल तो बनाना है लेकिन आपने इक्विटी का गोल बनाने के लिए ये कर दिया कि जिनको जरूरत है उन तक पहुंची ही नहीं, अगर उन तक पहुंची ही नहीं तो फिर फायदा क्या हुआ। ठीक है, तो ये सब्सिडीज पे डिबेट थी, इसको मैं लिखवा नहीं रही हूँ क्योंकि ये पढ़ लेना बुक से ही, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। एक पॉइंट लिख लो, हाँ इसी के कंटिन्यूशन में प्रॉब्लम्स खत्म हो गई है, आगे ग्रीन रिवॉल्यूशन के पॉइंट्स लिखवा रही हूँ। कि although
although है भी है मतलब although by late 1960s Indian agricultural productivity had increased sufficiently. Indian agricultural productivity had increased sufficiently, but the proportion of agriculture sector in GDP as well as the proportion of population working in the sector both decline. Proportion of population working in the sector both decline. ठीक है, मतलब जहां हमारी 80-85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल पर बेस्ड थी, वहां पे डिक्लाइन होके 60%, 65% पर ही आ गई है। तो 65% पर ही आ गई, 20% यहाँ कम हो गई, जबकि ज्यादा होनी चाहिए थी, या उतनी तो रहती कम से कम। चलो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है तब भी। फिर दूसरी प्रॉब्लम, हमने इतना सब कुछ किया तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन तो बढ़ना चाहिए था, वो भी नहीं बढ़ा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो रही थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ, बट हाँ बाय द टाइम वो सक्सेसफुल होता चला गया था धीरे धीरे, बट टू सम एक्सटेंट वो इतना ज्यादा नहीं हो पाया था इमीडिएट इफेक्ट से, ठीक है।